जिनको भाई साहब जेई एडवांस का पेपर देना है 2027 में, तो कैसे आपको जो है आगे आने वाला जो आपका 1.5 साल है, कैसे आप उसमें बेटर कर सकते हो, या क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आप इतने गए गुजरे नहीं हो बेटा कि आप एडवांस नहीं निकाल सकते, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। रो रहा है बैठ के, मैं क्यों रो रहा है, अरे सर मेरे 38% मार्क्स है। अब 38% मार्क्स तो बुरा थोड़ी ना है। सारी क्लास जिन्होंने बच्चे सारी अटेंड की हो, ऐसे बच्चे मुश्किल से 20% या 25% बचते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, क्लास नहीं छूटनी चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको भाई साहब जेई एडवांस का पेपर देना है 2027 में। दैट मींस वो बच्चे जो इस वक्त 11th क्लास में हैं, वो बच्चे जो इस वक्त अर्जुना 1.0 में है, अर्जुना 2.0 में है, 3.0 में है या 4.0 में आने वाले हैं, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में 11th क्लास की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसे आपको जो है आगे आने वाला जो आपका 1.5 साल है, कैसे आप उसमें बेटर कर सकते हो, या क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये डिस्कशन में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूं। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपको कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको आपके साथ बेसिकली होने क्या क्या वाला है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि आपने भैया पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी है। जैसे मैं आपके अभी के बारे में बात करूं, अभी चल रहा है अगस्त मिड, मैंने कहा ठीक है भाई साहब अगस्त मिड चल रहा है, तो ये चीज आपको पहले से बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीजें आगे आने वाली है, तो आपका वहां पे क्या बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बात करूं, सर अभी चल रहा है भाई साहब अगस्त, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है वो डिपेंड्स ऑन द बैच। जनवरी से लेके, कहां लिखा भाई साहब, कहां लिखा था भाई साहब, जनवरी से लेके फरवरी के बीच में कुछ सिलेबस कहीं किसी बैचेस में जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कहीं फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा, कहीं जनवरी और फरवरी का मिड में हो जाएगा, हो सकता है फरवरी फर्स्ट वीक, फरवरी सेकंड वीक। तो कुल मिला के जनवरी फरवरी में आपका जो 11th क्लास का सिलेबस है वो आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों का पहले भी हो सकता है, कुछ बैचेस अगर सपोज जिनकी रेगुलर क्लास चलती है, रोजाना क्लास चलती है, 6 की 6 क्लास रोज चलती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का सिलेबस जो है वो जनवरी से पहले भी खत्म हो जाए। तो मैं जो एक आमतौर पर एक एवरेज लेके चल रहा हूं, तो ऑन एवरेज जो हमारे सारे बैचेस हैं वो जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके सर, ये तो हो गया आपकी 11th क्लास की प्रिपरेशन, ठीक है भाई साहब। उसके बाद फरवरी और मार्च आप रहते हो फ्री, जिसमें आपके स्कूल के थोड़े बहुत एग्जामिनेशन होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, फिर क्या होता है सर, फिर हम जाते हैं भाई साहब अप्रैल में, और अप्रैल में हमारा स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट सब जगह पे 12th क्लास। ठीक है सर जी, ओके ठीक है भैया, 12th क्लास स्टार्ट हो जाता है। 12th क्लास की प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही होती है। फिर नवंबर दिसंबर के बीच में, नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक या दिसंबर सेकंड वीक में, आपकी जो 12th क्लास का सिलेबस होता है मेरे भाई, वो क्या हो जाता है, तुम्हारा खत्म हो जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, खत्म हो जाता है। और फिर तुरंत उसके 1-1.5 महीने के बाद आपका जनवरी लास्ट वीक में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है भाई साहब, जेईई मेंस का एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। उसके बाद फिर क्योंकि आप 12th में हो तो बोर्ड का प्रेशर रहने वाला है। ठीक, मैं भी किस चीज में कैसे कैसे काम करना है उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा ही बता दूं कि इस हिसाब से किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो बेटा ये आपके साथ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, जैसे सपोज आपका जेईई मेंस 1 आपने दे लिया जनवरी अटेम्प्ट में, लास्ट वीक में होता है आमतौर पर। उसके बाद आपका फरवरी मार्च 2 महीना आपका अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जो है स्कूल में या अलग अलग स्टेट में आपके जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद फिर आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होगा, जो कि कब होगा भाई साहब, जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होता है आपका आमतौर पर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है। और इसके बाद फिर जो मेन एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई एडवांस 2027, वो ऑन एवरेज मई 2027 के थर्ड वीक में आपका पेपर होता है जेईई एडवांस का। जिसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक की आपकी जर्नी ये डिसाइड करेगी कि इसके बाद आपको ड्रॉप लेके फिर वापस प्रिपरेशन करनी है, या फिर बढ़िया तरीके से मेहनत करके उसी दौरान आपको आईआईटी के अंदर पहुंचना है। आ रही बात समझ में? तो ये ओवरऑल आपका ओवरव्यू है। ठीक है सर जी, ओके। तो सर इसमें मैं मानता हूं कि यार आप लोग अभी 10th क्लास पास हुए हो, ज्यादा अब तो खैर अच्छा खासा टाइम हो गया है ना, अब तो 4-5 महीने हो गए आप लोगों को। लेकिन 10th क्लास के बाद तुरंत 11th क्लास का मैं मानता हूं इस चीज को लेके कि आपके ऊपर बर्डन सडनली बढ़ जाता है। आई टोटली एग्री ऑन दिस, क्लियर है। लेकिन अब तक आप उसके हैबिचुअल भी हो चुके होंगे, अब तक आपको इन चीजों की आदत भी पड़ गई होगी। वो बात ठीक है यार, 10th क्लास में जो भी हम सर लोग हमको बता दिया करते थे, मैडम लोग हमको बता दिया करते थे, उसमें आपको एज इट इज देखे दिखाए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाया करते थे एग्जाम में। बड़ा आसान होता था 90% मार्क्स लाना, 95% मार्क्स लाना, 97% मार्क्स लाना, 99% मार्क्स लाना। लेकिन मेरे भाई अब जो कहानी है, ये जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन तेरी 10th क्लास जैसी नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इस एग्जाम को समझना पड़ेगा। जब तक आप एग्जाम को नहीं समझेंगे तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले आपको यहां का पैटर्न समझना पड़ेगा। क्या यहां पे रट्टू तोता बनकर क्या आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो।
आ रही बात समझ में? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये एग्जाम क्या चाहता है? ये एग्जाम चाहता है भाई साहब इस चीज को, ये चीज फाइंड आउट करना कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो हमें जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें अपने आप को उस एग्जाम के हिसाब से डालना पड़ेगा। हमें प्रिपरेशन करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, हमें प्रिपरेशन करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों की, हमें प्रैक्टिस करनी है इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस की, हमें जो प्रैक्टिस करनी है मैथ्स कॉलम की। बेसिकली जो एग्जामिनेशन हम देने वाले हैं, हमें उस हिसाब से अपने अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपनी स्पीड को उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी, अपनी एक्यूरेसी को उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। यहां पे ये काम नहीं चलेगा कि सिली मिस्टेक कर दी भाई साहब, 4 सवाल सिली मिस्टेक्स में गलत करके आ गए और फिर कहो कि भाई निगेटिव हो गया। इन चीजों पे काम पाना पड़ेगा। अरे बात समझ में? खैर ये चीजों तो मेरे भाई बात की है। सबसे पहला जो प्राइमरी प्रॉब्लम जो बच्चों को आमतौर पर देखने के लिए मिलता है वो ये है कि आपका जो अभी वक्त चल रहा है वो सबसे गोल्डन टाइम चल रहा है। बच्चे इसी टाइम को ले लेते हैं लाइटली, इसी टाइम पे बहुत हल्के हो जाते हैं, पढ़ना लिखना थोड़ा सा लाइटली कर देते हैं, क्लास अटेंड करना कम कर देते हैं, बैकलॉग बनाना शुरू कर देते हैं। 3 क्लास छोड़ देंगे, चौथी क्लास में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, 3 क्लास छोड़ देंगे भी चौथे दिन उसको तीनों क्लास को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर कहेंगे कि सर ये सवाल थोड़े से कम बन रहे हैं, ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप रेगुलर नहीं हो क्लास में, अगर आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बना रहे हो, तो बेटा आपके सिलेक्शन ना होने के परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी बहुत ज्यादा गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि देख कंपटीशन तो यहां भी आसान नहीं है भाई साहब। कम से कम 13 से 14 लाख बच्चे पेपर देते हैं। आप खुद सोचो 13 से 14 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। यहां पे 13 से 14 लाख बच्चे पेपर देंगे, यहां पर और यहां पर। उसमें से अगर एडवांस के बारे में बात करूं तो 8 से 9,000 सीट है, मतलब लेस देन 1%। इसका मतलब आप इस चीज को सोचो कि भाई साहब 100 बच्चे अगर आपके साथ पेपर देने गए आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, तो 100 में से इस बात की भी गारंटी नहीं है कि किसी एक का भी सिलेक्शन हो पाएगा। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो चीजें बहुत लाइटली लोगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो है ये अब आपका 10th वाला नहीं है कि 10th में क्या होता था, आप लिख के आओ, आपके मार्क्स आपके हैं, आप लिख के आ गए, आपके नंबर आपके हैं, आपके नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप मैथमेटिक्स का पेपर लिख के आओ, 100 में से 95 मार्क्स का करके आओ, तो 95 आपके हैं, 90 का करके 90 आपके नंबर कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन यहां पर आपकी सीट आपसे छीनी जा सकती है अगर कोई दूसरा बच्चा खूब मेहनत कर रहा है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, आपसे ज्यादा सवाल लगा रहा है, आपसे ज्यादा कंसेप्चुअली पढ़ रहा है, तो तेरी मेहनत वहीं धरी की धरी रह जाएगी और वो बंदा वो तेरी सीट लेके निकल जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब तक आपने जितने एग्जाम दिए थे उसमें आपकी मेहनत का फल आपको मिलता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। अब जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जो जितनी ज्यादा पूरी जान लगा के पढ़ेगा, जो जितना सिंसियरिटी तरीके से पढ़ेगा, वो उस रेस में उतनी जल्दी आगे निकलेगा और आईआईटी में सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहली बात इन शॉर्ट तो मैं आपको ये कहने वाला हूं बेटा, इस चीज को समझो, आपका बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है। किसी भी केस में ना ही क्लास छोड़नी है, ना ही आपको होमवर्क छोड़ना है, किसी भी केस में ना ही बैकलॉग बनने देना है। वॉट एवर बी द रीजन देख कोई नहीं सुनता। मेरी बात समझ, तू मेरी बात समझ। रेवत सर मेरा रीजन ये था, सर मेरा भाई ठीक है यार, तू रीजन बोलेगा, सुन लेंगे, टीचर लोग सुन लेंगे, लेकिन उससे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। तो ऐसी कोशिश करो कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपका बैकलॉग बने, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपका बैकलॉग बने। आ रही बात समझ में? तो सारी क्लास बढ़िया तरीके से अटेंड करनी है, शानदार तरीके से अटेंड करनी है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाना है। आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको अभी 1.5 साल तक चलना है। अभी सपोज किसी जगह पे चैप्टर चल रहा है, मान के चल काइनेमेटिक्स की जगह पे चल रहा है, न्यूटन ऑफ मोशन की जगह पे चल रहा है, मान के सर्कुलर मोशन। तो भाई अभी आप कर रहे हो, अब आज से बात करो आपसे 1.5 साल के बाद, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तब क्या करोगे? पीपीटी से पढ़ाई होती है क्या भाई? पीपीटी फोल्डर में सेव होती रह जाती है। ढूंढने जाएगा तो पीपीटी ये भी नहीं पता चलेगा कौन से लेक्चर की पीपीटी कौन सी है। भाई हमको नहीं मिलती यार, हमको कभी कभी जरूरत पड़ जाती है पीपीटी की कि चलो भाई साहब ये देख लेते हैं, भाई साहब ये क्वेश्चन क्या था, पिछली बार क्या कराया था, कैसा क्वेश्चन था, हमें इतना टाइम लग जाता निकालने में। तुम तो यार ऑलरेडी यार फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री के साथ मैथ, इतनी सारी चीजें पढ़ते हो। तो मैं आपसे बोलूंगा यस, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, पहली चीज। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत सजा के आप बनाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नोट्स बनाने में ही पूरी जान लगा दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नोट्स में टाइम वेस्ट करो इतना जरूरत से ज्यादा, ये भी नहीं करना। लेकिन डिसेंट नोट्स होने चाहिए जो आपको इस बात का एहसास दिला दे कि मैंने क्लास में ये चीजें पढ़ी थी और इस प्रकार से सर ने ऐसे ऐसे कंसेप्ट हमारे क्लियर किए थे। तो पहली बात मेरे भाई, आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, सारी क्लासेस आपको बढ़िया तरीके से करनी है। क्योंकि देख ये समय आप तो खुद सोच, मान ले किसी कारण मैं नहीं चाहता आप में से किसी का भी सिलेक्शन, मैं चाहता हूं आप सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो, लेकिन मान ले कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भाई साहब यहां ड्रॉपर में चला गया, तो अब तू खुद सोच। मैं एक बार चाहता हूं आप ये पेन फील करें जो ड्रॉपर वाला बच्चा जो ड्रॉपर वाला बच्चा जो है पेन फील करता। पहला पेन तो ताने,
पहला पेन तो ताने, सारे सारे लोग ताने देते हैं, भाई साहब सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा, 2 साल मेहनत करी तूने, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पहले तो वैसे एम्बेरसमेंट होता है बहुत ज्यादा यार, बुरा लगता है, बस जबरदस्ती पूछ लेते हैं रिजल्ट क्या हुआ रिजल्ट क्या हुआ, पहले तो बहुत बुरा लगता है। उसके बाद क्या हुआ सर, पढ़ाई जो स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली हमारी जून जून में स्टार्ट होती है एक तरह से, सही मोड में बात करें तो मई तक तो हम वैसे ही सदमे में रहते हैं, ठीक, या मई से स्टार्ट होगी। तो भाई तू खुद सोच, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फिर जनवरी में पेपर आ जाता है, मतलब 8 महीने में 2 साल का सिलेबस करना होता है बेचारों को। तो सोचो उनके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होता है, 8 महीने के अंदर 2 साल का सिलेबस करना है, जबकि आपके पास तो अभी पूरा का पूरा 1.5 साल से ज्यादा वक्त है। अगर आप पौने 2 साल का वक्त है, अगर आप बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो बहुत धांसू रैंक अभी लेके आ सकते हो। मैं बता रहा हूं आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी बहुत धांसू है इस टाइम पर। बस इस वक्त को समझो, ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम को समझो, इस टाइम को समझो, इस टाइम में अपने 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 आप को निखारो। रटना नहीं है कुछ भी, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अपने आप को निखारो, अपने आप को डेवलप करो, अपने अंदर की मैथमेटिक्स को डेवलप करो, अपने अंदर की फिजिक्स को डेवलप करो। खेलो सवालों के साथ, खेलों से जितना ज्यादा खेलोगे सवालों के साथ उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने वाला है। वरना अगर चीजें लाइटली ले लो, देख बेटा त्याग तो करना पड़ेगा, ये तो होता ही है। मन तो हमारा भी करता है कि भाई कभी कभी मन नहीं है क्लास लेने का, मन कर रहा है सो जाते हैं यार, बॉडी थक गई है, लेकिन फिर भी हमको क्लास लेनी पड़ती है। बॉडी में पेन हो रहा है नहीं यार, कभी कभी वायरल हो गया, बुखार आ गया, लेकिन फिर भी हम लोग आते हैं, मैंने कहा भाई साहब क्लास लेनी है। तो तेरे लिए खैर मेडिकल, तेरे लिए मैं थोड़ा अलग रख देता हूं कि भाई अगर तो मेडिकल कोई इश्यूज है तो ठीक है आप रेस्ट करो, लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, अगर आप फिट हो, तो बेटा फिर इस तरह की आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें कि चीजें लाइटली ना लें कि भैया मेहनत नहीं कर रहे हो, क्लास छोड़ दे रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें प्लीज बिल्कुल ना करें। हमारी बात समझ, मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चे, जो बच्चे मेरी इस बात को सुन रहे हैं 11th क्लास वाले, वो जब यहां पर जनवरी फरवरी सिलेबस कंप्लीट होगा, ये जब आपका अप्रैल वाला बैच स्टार्ट होगा, जो 12th का बैच स्टार्ट होगा 2026 में, आप सब लोग ये बोले कि सर 11th क्लास हमारी बढ़िया तरीके से पूरी है। वरना समझ है कितना प्रेशर आने वाला है। यहां देख, यहां से तेरी 12th स्टार्ट होगी, मान ले तूने यहां पर मक्कारी कर ली, तूने यहां पर मेहनत बिल्कुल नहीं करी, तो यहां पर तेरे ऊपर एक तो 11th का प्रेशर होगा, क्योंकि टेस्ट में भी 11th के जो है क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होंगे, क्योंकि यहां तो 11th आना ही है ना, इस जगह पे तो आना ही है ना जेईई मेंस में, तो वो भी कवर करना है तेरा, पहला प्रेशर ये। दूसरा प्रेशर तेरा 12th को भी कवर मैनेज करना है, तीसरा प्रेशर तेरा बोर्ड को भी मैनेज करना पड़ेगा, और चौथा प्रेशर हो सकता है काफी बच्चे स्कूल जाते हो तो उनको स्कूल को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो समझ मेरी बात को, ये 4 प्रेशर उस वक्त, और एडवांस का अलग। अरे बस तू ऐसी नौबती क्यों आने दो भाई, अभी बढ़िया तरीके से खत्म करो ना 11th क्लास को, मजा लो सवालों का बढ़िया तरीके से। अभी आपको ऊपर ना ही कोई ज्यादा टाइम का बाउंडेशन है, सुकून से मजे से पढ़ो जैसे आपके सर लोग आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है सर जी। इसके बाद फिर जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास पूरे 50 दिन होंगे जेईई मेन से पहले। उस 50 दिन में मान ले तूने 11th क्लास अभी अच्छे से कर लिया, 12th क्लास फिर तूने अच्छे से कर लिया, तो दो भाई साहब 50 दिन तो बहुत होते हैं। तो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, इन्हीं 50 दिन में फोड़ के जेईई मेंस 1 में धांसू 99 परसेंटाइल लेके आता है, और फिर सीधा वो बोर्ड की प्रिपरेशन। ऑब्वियसली यार कोई ऐसा नहीं है कि बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या अलग पूछी जाती है क्या? नहीं पूछी जाती है अलग। हाँ, थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार के क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करना है, कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से लिखना है, तो वो सारी चीज तो हमारी यहां पर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने जेईई मेंस एग्जामिनेशन 1 आपने फोड़ दिया, 99 परसेंटाइल आप लेके आ गए, तो क्या यहां से सीधा फिर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो? तो ये है तरीका एडवांस में सेलेक्ट होने का, बढ़िया रैंक लाने का। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीधा यहां से एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं और यहां से धांसू रैंक लाके सीधा आईआईटी पहुंचते हैं, सीधा आईआईटी पहुंचते। तो किसी भी टॉपर को उठा के देख लेना, किसी भी टॉपर को उठा, टॉपर का मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं जो टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आए, मैं उनके बारे में बात करूं जो 2000 के अंदर भी रैंक लेके आए हैं। मेजॉरिटी बच्चे वही होते हैं जो जेईई मेंस 1 बढ़िया तरीके से फोड़ चुके होते हैं, और फिर जाके फिर वो सीधा एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सीधा एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो यहां से यहां जंप तभी मार पाते हैं जब वो यहां से लेके यहां तक अपना काम ईमानदारी के साथ, सर 11 के टाइम पे अच्छे से 11 और 12 के टाइम पे अच्छे से 12 जब कर रहे होते हैं। अब 2-4 एग्जाम्पल आ गए तो वो अलग केस है कि आपका जेईई मेंस 1 खराब हो गया तो जेईई मेंस 2 अच्छा हो गया। वो भी उसकी वजह ये होती है कि बंदे ने मेहनत तो यहां खूब करी है, खूब मेहनत करी है, लेकिन उसका दिन ही खराब था। तो दिन खराब था तो भाई साहब बेचारे का पेपर बिगड़ गया, तो कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट उसने फोड़ दिया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब बात आती है सर इस पर कि सर देखो किन किन बातों का हमको यहां पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो मेरे भाई, सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन यू कैन। जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करो। एटलीस्ट उतना तो जरूर करो जितने आपके सर आपको दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? मैं देने का मतलब, क्वेश्चन देने का मतलब क्या हो गया? होमवर्क। आप जानते हो कि आपके सर लोग आपको होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क करो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, देख ऑनलाइन क्लास में सिलेक्शन परसेंटेज कम होने का एक मेजर रीजन यह है कि बच्चा खुद से सवाल ट्राई नहीं करता है।
बच्चा बस देखना चाहता है कि मास्टर हमको सवाल कर करके दिखा दे। बच्चा देखना चाहता है कि मास्टर हमको सवाल पढ़ पढ़ के दिखा दे। सवाल पढ़े मास्टर, उस लाइन का मतलब समझाए, फिर दूसरी लाइन पढ़े, फिर उस लाइन का मतलब समझाए, फिर तीसरी लाइन पढ़े, फिर उस लाइन का मतलब समझाए, फिर उसको सॉल्व करें, फिर उसमें वैल्यू पुट करे, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है तो वो वैल्यू पुट करे, और वैल्यू पुट पुट करके फाइनल आंसर निकाले, और फिर उसके बाद और बच्चा बैठ के बस देखे, बच्चा कलम ना चलाए, बच्चा बस देखे। और बच्चे को लगता है कि उसने समझ लिया। बेटा तूने समझ लिया, ये बात सच है, समझ लिया, लेकिन ये वही कहानी होगी है कि आप क्रिकेट देख रहे हो, भाई साहब बैठ के थोड़ी ना क्रिकेट जो है आपको सीख सकता है, बल्ला लेकर उतरना पड़ेगा आपको मैदान में। अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हो तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे। नो एक्सक्यूज, इसमें कुछ भी, मैं सीरियसली बता रहा हूं। सर हम जो है ना, हम क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाते हैं, हम जो है ना, हमारा टाइम चला जाता है, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है हम जो है ना सर हमारे नोट्स बनाने में हमारे एक एक दो दो घंटे निकल जाते हैं क्वेश्चन। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये सारे बच्चे, इन सारे बच्चों से सीरियसली बता रहा हूं, आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ पाएगा अगर आप घर पे बैठकर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं कोटा की बात कर रहा हूं, कोटा में जाके देखो, जिस जिस दिन बच्चों को जो जो होमवर्क दिया जाता है, बच्चा कलम घिसता है, खूब कलम घिसता है, क्वेश्चन ट्राई करता है, खुद सवाल करता है, कोशिश करता है, जब नहीं होता है तो अगले दिन टीचर डिस्कस करते हैं, वहां से ऐसे रिजल्ट निकल के आता है। तो यही चीज आपको डेवलप करनी है, ज्यादा से ज्यादा बेटा आपको सवाल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप वो होमवर्क ट्राई करो, जो आपको डीपीपीस दी जा रही है वो आप डीपीपीस करो, उसके आपको सोल्यूशन भी दिए जाते हैं। जो आपको मॉड्यूल, अगर कोई बच्चा मॉड्यूल फॉलो करता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, मैं पढ़ रहा हूं, मॉड्यूल को सॉल्व करो, आप करो भर भर के सवाल सॉल्व यार, अपने सर लोगों से पूछो डाउट। एचसी वर्मा बुक है, जरूर इनको सॉल्व करें आप। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। पीवाईक्यू हमको बताएगा कि बेसिकली हमें किस एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो ये आप लगाओ प्लीज। आप पूरी की पूरी ओनली क्लास पे डिपेंडेंट अगर आप रहोगे तो बेटा रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं आ पाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नॉट ओनली इन द फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सभी सब्जेक्ट में। देख, सिलेक्शन में 30% रोल होता है, 30 से 40% रोल होता है क्लास का, 60% रोल होता है होमवर्क का। सीरियस बता रहा हूं, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो ना, अगर आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, सारी मेहनत तेरी बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत। क्योंकि भाई साहब होमवर्क और क्लास को घर पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना, यही तो, इससे तो पता चलता है ना कि हमने क्लास में कितना सीखा है, और हमने क्लास में कितना सीखा है, हम उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ये प्लीज इस चीज को ब्लाइंडली आप फॉलो कीजिएगा। दूसरा, 11 को मेरे भाई ये मैं बता चुका हूं, अभी से अच्छे से करके चलना है, और मेंस और एडवांस दोनों का टारगेट लेके चलना है। आप इतने गए गुजरे नहीं हो बेटा कि आप एडवांस नहीं निकाल सकते, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो अपना। अभी आपके पास ऐसा भी नहीं है कि समय आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं कि 4 महीने बाद मेंस है, और फिर वो जैसे कि इस टाइम पर हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ड्रॉपर बैच में, वो अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, 4 महीने पहले मेंस का टारगेट रख लेता हूं मैं, तो कोई गलत नहीं, उनके लिए गलत नहीं, लेकिन बेटा तेरे लिए तो 1.5 साल का वक्त है ना, तो क्यों मेंस गा रहा है? सीधा एडवांस के बारे में बात कर। एडवांस की प्रिपरेशन का बढ़िया तरीका, बोले सर एडवांस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि तूने एडवांस की प्रिपरेशन कर ली तो मेंस के सवाल तेरे को हलवा लगेंगे भाई, आसान लगेंगे, बहुत आसान लगे, चूरन लगेंगे, क्या पूछ रहा है यार मेंस वाला यार। ठीक, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं, 11th क्लास के जो चैप्टर से, जैसे वेक्टर से स्टार्ट होता है, फिर काइनेमेटिक्स, फिर न्यूटन ऑफ मोशन से जाता है रोटेशन पर और एसएचएम पे। यहां पर बिल्कुल भी चेन ब्रेक मत होने देना, एक भी लेक्चर प्लीज यहां पे मत छोड़ना, क्योंकि ये पूरी एक मैकेनिक्स की चेन है, ये मैकेनिक्स की चेन है मेरे भाई। अगर तूने यहां पर एक थोड़ा सा भी तूने यहां पर जो है थोड़ा लेक्चर छोड़ दिया तो अगला लेक्चर तेरे को समझ में नहीं आएगा। तूने न्यूटन ऑफ मोशन को लाइटली ले लिया तो तुझे फ्रिक्शन में दिक्कत आएगी, तुझे उसके बाद जो है वर्क पावर एनर्जी में दिक्कत आएगी, तो रोटेशन में दिक्कत आएगी। तूने वर्क पावर एनर्जी को लाइटली ले लिया तो रोटेशन में वर्क नहीं थ्योरम तू नहीं लगा पाएगा। तूने सेंटर मास को लाइटली ले लिया तो रोटेशन में दिक्कत आएगी, उन सब में इन सबको लाइटली ले लिया तो एसएचएम में दिक्कत आएगी। तो ये पूरी एक चेन है, मैं पहले से ही आपको एक तरह से वार्न कर रहा हूं बेटा कि यहां से लेकर यहां तक कोई भी क्लास मत छोड़ना, ये पूरी की पूरी एक चेन है, पूरी की पूरी एक चेन है। कुछ चैप्टर्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एरर हो गया, हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव हो गया, ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है। ये चैप्टर आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा क्लास के हिसाब से ही करो। लेकिन जैसे यूनिट एंड डायमेंशन तो बाद में भी कर सकता है, इट्स ओके। अगर किसी का यूनिट एंड डायमेंशन का बैकलॉग बन गया तो भाई ठीक है, उसको जाने दे, उसको वन शॉट से कवर कर ले, और सीधा तू यहां पर, अगर तुम्हारी क्लास यहां पे चल रही है तो अपने सीधा यहां जंप मार सकते हो आप। आरी बात, तो एरर है, आप एरर चाहो तो बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोटा में तो एरर हम लोग लास्ट में पढ़ाते थे। उसके बाद हीट वाला पोर्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट चैप्टर। इंडिपेंडेंट चैप्टर का मतलब है कि यहां पर हीट में इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने यहां पे क्या पढ़ा है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूंगा कि आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। अगला, मैं जैसे मैंने तुमको पहले बोल चुका हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द जेईई एडवांस एग्जाम पैटर्न। ये बेटा 80%, 90%, 100% वाला एग्जाम नहीं है। इसमें अगर आपने 40% स्कोर कर लिया तो आपको आईआईटी मिल जाएगी, और 50% तक स्कोर कर लिया तो आप अपने धांसू 1000-1200-1300 रैंक के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो बेटा इन चीजों का ध्यान रखना। इसलिए मैंने देखा कुछ बच्चे के मार्क्स लेके आ जाते, बोले कितने मार्क्स आए, रो रहा है बैठ के, मैं क्यों रो रहा है, अरे सर मेरे 38% मार्क्स आए। अब 38% मार्क्स है तो बुरा थोड़ी ना है,
38% मार्क्स है, तूने 4-5 सवाल सिली मिस्टेक गलत कर दिया, अगर तू उसको ठीक कर ले रहा तो तू 50% पे आ जाएगा, और 50% पे आ जाएगा तो जेईई में सेलेक्ट हो जाएगा यार। हाँ, तू बेवजह टेंशन ले रहा है। कोई बच्चा 20% मार्क्स लेके आ रहा है टेस्ट में, वो अगर अपनी सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज कर ले, तो थोड़ा से 2-4 सवाल और ठीक कर ले, तो 20% वाला बच्चा भी इस रेंज में आ सकता है। ये टेस्ट के मार्क्स बता रहा हूं, जो आपके जेईई एडवांस के टेस्ट के पेपर होते हैं। ठीक, अगर तो यहां पर पहुंच जा रहा है 30, 35, 40 तक पहुंच जा रहा है, तो यस, इसके आगे भी जा सकता है। और अगर आप इससे ऊपर जा रहे हो तो यस, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप ऐसी मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे। मैं जेईई एडवांस के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, जेईई एडवांस के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद जो है एक चीज और मैं आपको बोलूंगा यहीं पर कि यस, आपके बहुत हाई चांस है कि आप मेहनत करोगे तो 12th के साथ बहुत बढ़िया जो है आप रैंक लेके आ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही बोलूंगा मेरे भाई कि ऐसा बिल्कुल मत होने देना, प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना कि अप्रैल में जब आपका 12th का बैच लॉन्च हो तो आप बोलो कि हमारा 11th वेस्टेड है। आ रही बात समझ में? तब आप बोलोगे, जब मान के चलिए अप्रैल का वक्त आ गया है, ये अप्रैल हो गया, हो सकता है यही वीडियो कोई अप्रैल में देख रहा हो, अप्रैल 2027 में, फिर आप बोलोगे सर हमारा 12th का बैच स्टार्ट होने वाला है, हमारा 11th वेस्टेड है, हम क्या करें? काश हमें उस वक्त पता समझ में आ गई होती, काश हमने चीजें उस टाइम पे लाइटली ना ली होती, काश उस वक्त हमको किसी ने समझा दिया होता कि 11th वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कर ले। तो बेटा मैं हूं ना, मैं यहां पर टाइम मशीन से पीछे आ गया हूं और मैं तेरे को समझा रहा हूं कि अभी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत गोल्डन टाइम है, पूरी जान लगा दे, जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है उतना कर, बिल्कुल ब्लैंक मत रहे। हो सकता है तू थोड़ा बिजी हो सकता है तू स्कूल वगैरह में थोड़ा बिजी चल रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेक्चर बिल्कुल मत छोड़, ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट कर दे भाई। तू तू अपनी पूरी जान लगा दे, तू अपना पूरा का पूरा बेस्ट कर दे। और ये बात समझ में, बस इन्हीं बातों का बेटा ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं, कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, एडवांस ओरिएंटेड होकर पढ़ना है, खूब एडवांस के सवाल लगाओ, खूब पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एचसीबी लगाओ, डीपीपी लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, ठीक है, होमवर्क खूब सॉल्व करो, अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो बेटा, यही है सिलेक्शन का मूल मंत्र। और सीरियसली बता रहा हूं मैं, यही बात, रोज की क्लास रोज अटेंड करो। और सीरियसली बता रहा हूं मैं बात, जितने बच्चे बैच के पहले दिन अटेंड करते हैं ना क्लास, लास्ट में अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास जो सारे वो ऐसे बच्चे जिन्होंने सारी क्लास अटेंड की हो, सारी क्लास जिन्होंने बच्चे सारी अटेंड की हो, ऐसे बच्चे मुश्किल से 20% या 25% बचते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी ये होता था, ऑनलाइन में भी यही होता है आमतौर पर। तो मेरे भाई तुम्हारे लिए सबसे प्राइमरी ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, क्लास नहीं छूटनी चाहिए। जो लास्ट तक टिके रहता है, जो लास्ट तक टिके रहता है, उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। इससे ज्यादा मैं 20 मिनट हो गई है, अगर मेरी सारी बात समझ में आ गई है बेटा, तो नीचे मुझे एक प्रॉमिस करो सारे बच्चे कि यस सर, हम पूरी जान लगा देंगे, 11th क्लास में बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक है, और खूब एक एक सवाल के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और भाई साहब पूरी जान लगा देंगे और बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट लाके देंगे। खैर मुझे नहीं, आपको, मतलब आपके पेरेंट्स को, आपके गुरुजन को, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो, मिलते रहेंगे इसी बहाने, और टेक केयर।